नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों को बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं। बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक सीरीज के, आप इसको बेसिक कैलकुलेशन के नाम से भी कह सकते हैं या बेसिक सीरीज के नाम से भी आप इसे कह सकते हैं। बेसिक सीरीज का ये आगे पार्ट 6 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ज्योमेट्री की बात कीजिए या एडवांस मैथ की बात कीजिए या राइट एंगल ट्रायंगल की खूबसूरती की बात कीजिए कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है और उसका यूज कैसे पड़ता है कंपटीशन के एग्जामिनेशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल्स होता है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज होता क्या है और कैसे इसका यूज होता है और किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप ज्योमेट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर लीजिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी खासियत क्या होता है? तो उसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा एक अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम बच्चों तक आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी सीरीज हो रहा है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और आप ही के लिए हो रहा है, तो इसमें आपका भी सपोर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ हम इस सीरीज में उन बातों को लेकर हम स्टार्ट किए हुए हैं जिस बात को हम लोग क्लास के दौरान थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं, उन्हीं सीरीज को लेकर चल रहे हैं, ताकि बेसिक जो नाम है वो बेसिक जो भी चीजें हैं या पॉइंट्स है वो कमजोर स्टूडेंट या वैसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं होता है या जो मैथ्स से डरते हैं, उनके लिए हम लोग ये सीरीज को स्टार्ट किए हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है और राइट एंगल ट्रायंगल की खूबसूरती क्या है, इसी खूबसूरती के बारे में हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम एक छोटा सा एक पॉइंट अगर हम आपके सामने लिखे, छोटा सा पॉइंट, और वो जो छोटा सा पॉइंट होगा वो हम लिखते हैं ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम लोग दो बेसिस पर बांटते हैं। इस ट्रायंगल को हम लोग दो बेसिस पे बांटते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यानी अगर हम आपसे ये कहें कि ट्रायंगल को हम लोग दो टुकड़ा में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें तीन तरह का ट्रायंगल की बात होता है, जिसमें पहला ये अगर ये होता है कि अगर हम ये मान के चलते हैं सारा का सारा साइड्स आपस में इक्वल हो जाए, यानी a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाता है, या दूसरा हम लोग ये बोलते हैं a इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और तीसरा हम लोग ये बोलते हैं a नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। मतलब साइड के बेसिस पे हमारे पास तीन तरह का ट्रायंगल होता है, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और ये जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग कि विषम बाहु त्रिभुज। इस तीसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो सबसे पहले साइड के बेसिस पर हम लोग इसको तीन टुकड़ा में बांटते हैं। थोड़ा सा ये जरूरी है, इसीलिए चूंकि ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल आता कैसे उसके बारे में जानने के लिए।
एंगल्स के बेसिस पर हमारे पास तीन तरह का ट्रायंगल होता है, जिसमें पहला एंगल हम लोग ये बोलते हैं ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल अगर 90 डिग्री से कम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूसरे को बोलते हैं वन एंगल्स वन एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब ये वन एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। और इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सारे के सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री से कम है तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर वन एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और जो ये मोर देन होता है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ये बताना इसलिए जरूरी था कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि हमको जो आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। अब ये समकोण त्रिभुज का ये आया कहां से, उसी के बारे में हम लोग छोटा सा एक बैक किए हैं कि पहला हम लोग ये पढ़े हैं कि ट्रायंगल जो होता है वो दो बेसिस के आधार पे दो बेसिस के आधार पे हम लोग ट्रायंगल का बंटवारा करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी भुजा के आधार पर ट्रायंगल का टुकड़ा या कोण के आधार पे ट्रायंगल का टुकड़ा। अब ये भुजा के आधार पर जो ट्रायंगल का टुकड़ा होता है उसमें तीन टुकड़ा होता है, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं, पहला अगर किसी ट्रायंगल के सारी की सारी भुजा अगर समान है, सारी की सारी भुजा अगर समान है तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अगर किसी त्रिभुज का दो साइड बराबर हो जाए और तीसरा साइड बराबर ना हो, तो जब किसी भी त्रिभुज का दो साइड बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और एक तीसरा जो होता है उसमें हम लोग ये बोलते हैं, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब ये एंगल के बेसिस पे क्या होता है भाई, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें सारे के सारे एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से अगर कम होता है तो उस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें सारे की सारे भुजा 90 डिग्री से कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। दूसरा, वन एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और यही समकोण त्रिभुज की जो खासियत है इसी के बारे में आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। और तीसरा होता है वन एंगल्स मोर देन 90 डिग्री, तो एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा ये जो कैटेगरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कि ट्रायंगल का जो ये बंटवारा होता है उसी में हमको एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और ये समकोण त्रिभुज एक अपना एक अलग ही महत्व रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप ज्योमेट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप इसी समकोण त्रिभुज में आप मेंसुरेशन में जब हमको शंकु के बारे में पढ़ना होता है उसमें भी इसका यूज होता है, चाहे आप इसी समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आप समकोण त्रिभुज की बात कीजिएगा तो पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इसी समकोण त्रिभुज के बेसिस पे खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये क्या होगा, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मान लेते हैं सी हो गया। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज अगर हो गया तो इसमें दो तीन बात को ध्यान रखना है। जैसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है समकोण त्रिभुज में, वो ये होता है कि समकोण त्रिभुज की खासियत होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर के बराबर होता है। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी समकोण त्रिभुज का जो खासियत होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि ये आखिर ये लंब होगा क्या, तो एंगल के बेसिस पे हम लोग परपेंडिकुलर को डिसाइड करते हैं। यानी किसी भी एंगल के सामने वाले लेंथ की जब हम बात करते हैं तो वही हमारा परपेंडिकुलर का काम करता है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें इस ट्रायंगल में मान लेते हैं कि अगर हमारे पास यहां पे ये कोई एंगल है थीटा, अब हम ये बोलेंगे एंगल के सामने वाला जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो जो बाकी का जो लेंथ होगा वो बनेगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। यानी किसी भी एंगल के सामने वाला जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो जो बाकी का जो रेस्ट हमारा जो बनता है वो बनता है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो ऑलवेज बनता है हमारा हाइपोटेनियस। अब ये पहला तो खासियत हो गया हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। दूसरी खासियत की अगर हम बात करें तो आपसे अगर हम ये कहें इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा, तो जब हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब ये 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस का मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है 1/2 परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा ए बी, और जो बेस बनेगा वो बनेगा बी सी। यानी दूसरा जो पॉइंट होगा वो बनेगा हमारा क्या बनेगा, तो इसका एरिया। पहला हमारा हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, दूसरा पॉइंट हो गया इसका एरिया हो गया। अब इसमें तीसरा पॉइंट, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल। अब अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो ये तीसरा जो पॉइंट होता है उसमें पूछता है पेरीमीटर।
समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। अब ये समकोण त्रिभुज में परिमाप कैसे निकालते हैं भाई? तो परिमाप निकालने को हम लोग ये बोलते हैं सम ऑफ ऑल बाउंड्री, सम ऑफ ऑल बाउंड्री। यानी अगर हमसे कहा जाए कि पेरीमीटर कैसे आप निकालते हैं, तो आपको यह बोलना है सम ऑफ ऑल बाउंड्री। अब ये सम ऑफ ऑल बाउंड्री का मतलब, जैसे हमसे कहा जाए कि इस डिजिटल बोर्ड का पेरीमीटर बताइए या परिमाप बताइए, तो आपको सिंपल सा ये देख लेना है, इसका जितना भी बाउंड्री होगा, इन सारे बाउंड्री को आपको क्या करना है, तो सारे के सारे बाउंड्री को आपको क्या करना है, तो आपस में ऐड कर देना। तो जब कभी भी हमको पेरीमीटर की बात करना हो या परिमाप की बात करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सारे बाउंड्री को आपस में जोड़ देते हैं। अब ये बाउंड्री जोड़ने का मतलब क्या हुआ भाई? तो जब हमको इस क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना होगा, तो हम ये बोलेंगे P प्लस B प्लस H। यानी जब हम सारे बाउंड्री के जोड़ने की बात करेंगे, तो P प्लस B प्लस क्या बनेगा? अब ये तो हो गया हम लोग का, ये जो हो गया, ये हमारा ये 3 पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए। अब ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के बारे में क्या है? तो जो आज की क्लास जो हमारा जो सबसे राइट एंगल ट्रायंगल का जो खूबसूरत बातें हैं, वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यानी जिस ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब ये पाइथागोरस की खूबसूरती क्या है, इसी के बारे में तो हमको जानना है। तो ये खूबसूरती का मतलब ये हो गया कि जब आप अपने कंपटीशन एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। इसी पाइथागोरस को हम लोग क्या जानते हैं? तो ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। अब सवाल यह है कि सर ये ट्रिपलेट होता क्या? एक नया तरह का एक टर्मिनोलॉजी आप ये बता रहे हैं कि ये ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मतलब दोस्तों क्या होगा? वैसे नंबर्स जिसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी दो नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर की इक्वल हो जाए, तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। या हम लोग अपने भाषा में कंपटीशन के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। अब आज का जो क्लास हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे ना, वो मेनली जो टॉपिक है वो हमारा ये ट्रिपलेट के ही बारे में चर्चा करना है कि आखिर इस ट्रिपलेट का यूज होता कैसे है। तो सबसे पहला केस हम लोग आज के क्लास में ये देखेंगे कि आखिर ये ट्रिपलेट होता क्या है। यानी जो आज का जो टॉपिक हमारा बनेगा वो ये बनेगा ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का मतलब ये होता है किसी भी दो नंबर्स के सम का स्क्वायर, किसी भी दो नंबर के सम का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये ट्रिपलेट होता क्या है भाई? तो जो ट्रिपलेट होता है ना सर, ये दो तरह का होगा। यानी ट्रिपलेट का मतलब कोई भी नंबर जो होगा वो हमारा कितने तरह का होगा? तो दो नंबर का। एक नंबर हमारा बनेगा ऑड नंबर, और एक नंबर हमारा क्या बनता है? तो इवन नंबर। एक नंबर हमारा क्या बनता है? ऑड नंबर, और एक नंबर हमारा क्या बनता है? इवन नंबर। अब ये ऑड और इवन का चक्कर क्या है भाई? जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको कोई भी ऑड नंबर 3 से आपको एक ट्रिपलेट बनाना है, कोई भी एक ऑड नंबर हमने क्या किया कि एक ऑड नंबर 3 से ट्रिपलेट बना दिया, तो आपको क्या करना है कि इस नंबर का स्क्वायर करना है। यानी जैसे ही हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाता है 9, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि इस 9 को दो टुकड़ा में बांटना है। इस 9 को दो टुकड़ा में बांटना है, और ऐसा दो टुकड़ा होना चाहिए कि जिसका गैप 1 हो जाए
और जोड़ने पे 9 के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो ट्रिपलेट बन गया वो बन गया 3, 4 और 5। यानी एक ट्रिपलेट हमारा तैयार हो गया 3, 4 और 5। और आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 को जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये होगा 25, जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर है। वैसे ही अगर हम आगे अगर ट्रिपलेट बनाना शुरू करें तो जैसे मान लेते हैं कि हम आपके पास लिखते हैं 5, तो हम लोग बोलेंगे कि 5 एक ऑड नंबर है तो आपको करना है इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बनता है 25, और इस 25 का दो टुकड़ा में ब्रेक करेंगे तो एक बनेगा 12 और एक बनेगा 13। यानी 25 को दो ऐसे टुकड़ा में दोस्तों बांटना है जिसके बीच का गैप 1 के बराबर हो जाए और जोड़ने पे कितने के बराबर हो जाए तो 25 के बराबर हो जाए। तो आपको ऐसे ही दो टुकड़ा में बांटना है। अब ट्रिपलेट हो गया 5, 12 और 13। जो सबसे बड़ा वाला लेंथ होता है वही हमारा बनता है हाइपोटेनियस। अगर मान लेते हैं हमको 7 से ट्रिपलेट बनाना है तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, 7 का लिखते हैं स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बनता है 49, और इस 49 का दो ऐसे टुकड़ा में बांटेंगे कि जो कि हमारा बन जाएगा एक 24 और एक बन जाएगा 25। यानी एक और ट्रिपलेट हमारा तैयार हो गया जो कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट हो गया। गैप 1 के बराबर होना चाहिए और जोड़ने पे 49 के बराबर होना चाहिए। तो जब ऑड नंबर के बारे में अगर बात करता है तो स्क्वायर करते हैं हम लोग ऐसे। अगर मान लेते हैं दोस्तों 9 से ट्रिपलेट बनाना है तो 9 भी एक ऑड नंबर है तो हम लोग इसका करते हैं स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होगा 81, और 81 को दो टुकड़ा में बांटेंगे तो एक 40 और दूसरा बन जाएगा 41। यानी इस 9 का भी अगर हम लोग दो टुकड़ा में बात करेंगे तो एक बनेगा 40 और एक बनेगा 41। वैसे ही दोस्तों अगर हम 11 के बारे में लिखें तो 11 का हम लोग करेंगे स्क्वायर। 11 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो बनता है 121, और इस 121 से एक ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाएगा 160 और दूसरा बन जाएगा 61। यानी जो हमारा ट्रिपलेट तैयार होता है वो क्या बनता है तो 60 और क्या बन जाता है 61। अब ये 60 और 61 जब हो गया तो एक ट्रिपलेट हमारा बन गया 11, 60 और 61। आपको बस इतना ध्यान रखना है किसी भी ऑड नंबर से अगर आपको ट्रिपलेट बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको दो टुकड़ा में बांटना है। वो दो टुकड़ा क्या होगा तो जिसको जोड़ने पे उसी नंबर के बराबर आए लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 1 के बराबर होगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीका से इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन सबसे आसान भाषा की अगर बात करें तो सबसे आसान भाषा में ट्रिपलेट को हम लोग ऐसे ही समझते हैं। ये हमारा इनिशियल नंबर का ट्रिपलेट होता है। मतलब ये जो भी नंबर आपके पास तैयार हुआ है 3, 4, 5, 5, 12, 13, ये हमारा इनिशियल नंबर का ट्रिपलेट है। आप इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत सारा ट्रिपलेट को बना सकते हैं। रेशियो का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब जैसे अगर 3, 4, 5 हमारा ट्रिपलेट है तो सारे नंबर्स में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक और हमारा ट्रिपलेट निकल के आ जाएगा जो कि बनेगा 6, 8 और 10। अगर हम उन नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई 3 तो 9, 4 का मल्टीप्लाई 3 तो 12 और 5 का मल्टीप्लाई 3 तो 15। तो 9, 12 और 15 भी आपका एक क्या बन जाएगा, आपका एक ट्रिपलेट बन जाता है। तो ट्रिपलेट बनाने का तरीका क्या होगा, किसी भी ऑड नंबर से अगर हमको ट्रिपलेट बनाना होता है तो सबसे पहले करते हैं उसका स्क्वायर, और उस स्क्वायर को हम लोग दो टुकड़ा में बांटेंगे जिसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो किसके बराबर, 1 के बराबर, और जोड़ने पे किसके बराबर तो 2 के, जोड़ने पे 25 या उसी नंबर के बराबर आना चाहिए। ये तो बात हो गई ऑड नंबर का। सर इवन के साथ कैसे बनाएंगे, तो अब हम लोग इवन की बात करते हैं। जैसे अगर हम इवन की बात करें तो हम एक नंबर लिख देते हैं 6। इवन के केस में सबसे पहले आपको करना है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बनता है 36, और फिर इस स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं। मतलब इवन वाले नंबर के साथ आपको दो तरह का प्रोसेस करना है। सबसे पहले उस नंबर का हमको स्क्वायर करना है और फिर उस नंबर में 2 से हमको भाग करना है, और 36 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनता है 18।
अब आपको क्या करना है, इस 18 को दो टुकड़ा में बांटना है। ऐसा दो टुकड़ा होना चाहिए जिसको जोड़ने पे 18 के बराबर हो जाए, लेकिन दोनों के बीच का जब आप गैप की बात कीजिएगा तो गैप कितने के बराबर होना चाहिए, तो 2 के बराबर। जैसे जोड़ने पे अगर हम बात करेंगे तो ये 6 के साथ ये हो जाएगा, एक बनेगा 8 और एक बनेगा 10। यानी जो ट्रिपलेट हमारा तैयार होगा वो 6, 8 और 10 का हमारा ट्रिपलेट तैयार होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हमको 8 से ट्रिपलेट निकालना होगा तो सबसे पहला केस हम लोग क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं, और ये 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, 64। फिर हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, और जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 32। और इस 32 को हम लोग ऐसे दो टुकड़ा में बांटना है जिसके बीच का गैप ये 15 और ये बनेगा 17। यानी 15 और 17 को जब हम जोड़ेंगे तो 32 के बराबर हो जाएगा, और दोनों के बीच का जो गैप हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, तो 2 के बराबर। अगर मान लेते हैं दोस्तों हमको 10 से ट्रिपलेट बनाना है तो 10 का हम लोग करते हैं स्क्वायर। अब ये 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। फिर हम लोग ऑलवेज डिवाइड बाई क्या करते हैं, तो 2, और जैसे ही 100 डिवाइड बाई 2 करते हैं ये बनता है 50। अब इस 50 को ब्रेक कैसे करेंगे भाई, तो 50 को ब्रेक करेंगे तो एक बनेगा 24 और एक बनेगा 26। यानी ट्रिपलेट जो बनेगा वो 10, 24 और क्या बनेगा, 26 बनेगा। तो जब हम किसी भी इनिशियल नंबर के ट्रिपलेट को अगर लेते हैं तो ये सब हमारा ट्रिपलेट इनिशियल नंबर का है। अब आप इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके ट्रिपलेट बना सकते थे। रेशियो का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब, जैसे हमारे पास इनिशियल स्टेज में जो ट्रिपलेट था वो 3, 4, 5 था, हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक और नया ट्रिपलेट तैयार हो जाएगा, 6, 8 और 10। अगर आप इन्हीं नंबर्स में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक और नया नंबर तैयार हो जाएगा, 9, 12 और 15। अगर आप इन्हीं नंबर्स में 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, 16 और ये बन जाएगा 20। अगर आप इन्हीं नंबर्स में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, 20 और 25 हो जाएगा। अगर आप इन्हीं नंबर्स में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18, ये 24 और ये वैल्यू हो जाएगा 30। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर आपको जो दिख रहा है ये इनिशियल नंबर का नंबर है, और इस नंबर में आप रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके, यानी किसी भी एक इनिशियल नंबर का यूज करके आप वहां पे जब अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा तो बहुत सारे ट्रिपलेट का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट बनाने की खूबसूरती कहिए या इसकी खासियत कहिए, ये हमारा ट्रिपलेट बनाने का एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर वाले नंबर को दो ऐसे टुकड़ा में बांटेंगे जिसको जोड़ने पे वो नंबर के बराबर हो जाए, और डिफरेंस जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर होना चाहिए। अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन नंबर क्या होता है, सबसे पहले उस नंबर को हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे, और जो नंबर आएगा उस नंबर को दो ऐसे टुकड़ा में बांटेंगे जिसका गैप 2 के बराबर होना चाहिए और जोड़ने पे कितने के बराबर होना चाहिए, तो 18 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा ट्रिपलेट बनाने का एक तरीका है। अब इस ट्रिपलेट का यूज कैसे होगा आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में, ट्रिपलेट का यूज कैसे होता है आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में, अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, अगर हम बात करें इस ट्रिपलेट का ट्रिग्नोमेट्री में यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर कह दे 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इक्वल्स टू 41, फाइंड tan थीटा। सेकेंड नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास कह रहा था 5 cos थीटा प्लस
12 साइन थीटा इक्वल्स टू 13 और पूछ रहा था फाइंड कॉट थीटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 10 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू 26। फाइंड कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 कॉस थीटा प्लस 60 साइन थीटा इक्वल्स टू 61। 11 कॉस थीटा प्लस 60 कॉस साइन थीटा इक्वल्स टू 61। फाइंड tan थीटा। और इसी का यूज करके अगर हम एक क्वेश्चन आपको लिख दें जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड tan थीटा। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका एसएससी मेंस में पूछ चुका है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आपका किस में आ चुका है, तो एसएससी मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग लिखे हुए हैं, एक तो बनाने का तरीका दो तरह से होता है। हम एक तो बनाने का तरीका जो हमारा बचपन वाला प्रोसेस होता है उस मेथड से बनाएं, जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हम लोग को क्लास 10th में होता है। तो जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है उनको क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी के बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक तो मेरा तरीका वो हो गया कि चलिए हम उस बेसिक प्रोसेस को अपनाते हैं, या दूसरा अप्रोच हमारे पास ये रहेगा कि चूंकि ये कंपटीशन का दौर है और यहां जितने कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब आपको इसी से है। कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम या स्कूल के एग्जामिनेशन में अंतर यह होता है कि वहां आपको सीखना होता है हाउ टू राइट द आंसर, वहां हमको सीखना होता है हाउ टू राइट द आंसर या हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन इस कंपटीशन के एग्जामिनेशन में हमको बोलना होता है हाउ टू टिक द आंसर। यानी हमारे पास अगर क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को देखकर हम कितने जल्दी आंसर को टिक करते हैं, हमको मतलब इसी से है, बाकी कोई लेना देना नहीं है कि हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं और हमारा अप्रोच क्या है या हमारा प्रोसेस क्या है। तो हमको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहला केस, सबसे पहले तो नंबर को देखकर आपको खेलना है। नंबर को देखकर खेलने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में जब नंबर आए तो नंबर आपके सामने ये हो जाना चाहिए कि ये नंबर आखिर कह क्या रहा है। नंबर के साथ खेलने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास कभी समय होगा या आप कभी खाली टाइम बैठिएगा तो रामानुजन के बारे में आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, या यूट्यूब पे एक बार रामानुजन के बारे में 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का लेक्चर है, उसको जरूर सुनिएगा कि रामानुजन नंबर के साथ खेलते कैसे थे। आपको भी एग्जाम में इसी नंबर्स को देखकर आपके दिमाग में कुछ बातें दौड़ने लगनी चाहिए, और ये जो बातें हैं वो क्या कह रही है। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है 40 और फिर लिखा हुआ है 41। यानी 9, 40 और 41 को देखकर हमको क्या लगा, तो सबसे पहले मेरा दिमाग जो रीड किया हमको यह पता चला कि 9 एक ऑड नंबर है। क्या ये ऑड नंबर ट्रिपलेट बना रहा था क्या? जी हां दोस्तों, हमको चेक करने का प्रोसेस पता है कि किसी भी ऑड नंबर से ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 9 है, 9 एक ऑड नंबर है, तो हमने क्या किया 9 का स्क्वायर किया, तो 9 का स्क्वायर हुआ 81। इस 81 को दो ऐसे टुकड़ा में बांटेंगे जिसको जोड़ने पे 81 के बराबर होना चाहिए, या अगर हम इसको अगर जोड़े तो 81 और डिफरेंस होना चाहिए 1।
तो जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 81 का दो टुकड़ा होगा 40 और 41। जी हां, ये 9, 40 और 41 के ही बारे में ये बात कर रहा है। यानी जो नंबर आपके पास दिया है, ये नंबर हम इनडायरेक्ट रूप से ये कहेंगे हमारे पास ये नंबर एक ट्रिपलेट के फॉर्मेट में दिया हुआ है। हमारे पास ये जो नंबर है वो किस फॉर्मेट में दिया है? ट्रिपलेट के फॉर्मेट में। अब ये ट्रिपलेट के फॉर्मेट में दिया है तो सॉल्यूशन कैसे करना है? कुछ चीजें साइन के साथ, साइन थीटा के साथ जो नंबर होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, कॉस थीटा के साथ जो होता है उसको बेस मानते हैं, और जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होता है उसको हम हाइपोटेनियस मानते हैं। तो क्या इस 9 को देखकर हम ये बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये 40 को देखकर हम ये बोल सकते हैं ये बेस है, और ये 41 को देखकर हम ये बोल सकते हैं हाइपोटेनियस है। और जब हाइपोटेनियस है तो क्या tan थीटा का जो अगर हमको आंसर निकालना होगा वो वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9/40। यानी डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को देखकर हम आंसर टिक कर सकते हैं। कब? जब आपके दिमाग में ट्रिपलेट वाले नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है हमारे पास 12 लिखा हुआ है, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है 13। तो हम इस 5, 12 और 13 को देखकर क्या एनालिसिस कर सकते हैं? तो मेरे दिमाग में यही जा रहा है कि अगर ये 3 नंबर दिया हुआ है तो क्या ये नंबर ट्रिपलेट है? जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल ट्रिपलेट है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 में हम लोग दो टुकड़ा करेंगे तो एक 12 निकल के आएगा और एक निकल के आएगा 13। और ये 12 और 13 का जो दो टुकड़ा है, अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो क्या कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और जब बेस की बात करेंगे तो कॉस के साथ जो वैल्यू होता है वो हमारा बी का काम करता है, साइन के साथ जो वैल्यू होता है वो पी का काम करता है, और जो सबसे बड़ा वाला लेंथ होता है वो कहता है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा 5 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 12। तो जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरे क्वेश्चन का मतलब आपके पास जो नंबर दिया है वो दिया है 10, फिर नंबर दिया है 24, और फिर एक तीसरा नंबर दिया हुआ है 26। इस नंबर को देखकर क्या समझ में आ रहा है? नंबर को देखकर यह समझ में आ रहा है कि साइन थीटा के साथ परपेंडिकुलर, कॉस थीटा के साथ ये जो है वो बेस, और ये वाला जो वैल्यू है वो हाइपोटेनियस है। यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है। तो क्या 10, 24 और 26 आपका एक ट्रिपलेट बनाता है दोस्तों? तो बिल्कुल ये बना रहा है, क्योंकि 10 हमारा एक इवन नंबर है। इवन नंबर का ट्रिपलेट बनता है, सबसे पहले करते हैं उसका स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, फिर उस 100 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बनता है 50, और उस 50 को दो ऐसे नंबर में हम ब्रेक करेंगे जिसको जोड़ने पे 50 आना चाहिए लेकिन डिफरेंस आना चाहिए 2 के बराबर। तो 24 और 26 हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो पी, बी और एच में ये कॉसेक थीटा की अगर हम बात करेंगे तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस का वैल्यू तो हो गया 26, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला लेंथ होता है वही तो बनता है हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या बनता है? तो 10। अब ये परपेंडिकुलर अगर 10 है तो हम लोग बोलते हैं 13/, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अगर हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये चौथे नंबर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 11 एक नंबर, दूसरा 60 एक दूसरा नंबर, और तीसरा 61। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में 11, 60 और 61 लिखा हुआ है। क्या ये नंबर वापस से ट्रिपलेट बना रहा है? तो जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल ट्रिपलेट बना रहा है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, फिर उस 121 को हम लोग दो टुकड़ा में बांटते हैं जो कि बनता है 60 और 61। तो जब 11, 60 और 61 का टुकड़ा बनेगा तो ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। हमको ये पता है कि कॉस के साथ जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, साइन के साथ जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो वैल्यू है वो बनता है हाइपोटेनियस। अब जब सारा का सारा वैल्यू निकल गया तो ये tan थीटा बराबर क्या निकल के आता है? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। अब जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में लिखेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 60 और बेस हो जाएगा 11, तो आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे एक बार आपका एसएससी मेंस ने क्या किया था, नंबर को ना देके अल्फाबेटिकल वाले टर्म को यूज किया। अब ये अल्फाबेटिकल वाला टर्म का मतलब फिर से हम ये बोलेंगे, हमारे पास साइन का कोफिशिएंट जो है वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो वो लिखा हुआ है 2ab लिखा हुआ है, और ये वाला वैल्यू लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अगर हम बोलेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो साइन के साथ वाले डाटा को परपेंडिकुलर मानिए, कॉस के साथ जो वैल्यू है उसको बेस मानिए, और जो सबसे बड़ा वाला जो लेंथ है वो बन गया हाइपोटेन्यूज। हमको अगर मन कर रहा है कि नहीं हमको चेक करना है, तो आप यहां से चेक भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका हमको करना होगा स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2ab का स्क्वायर। तो चेक करके देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, तो a का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा b का पावर 4 माइनस 2ab का मतलब हो जाएगा, ये बनेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये वापस से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर हम इस फाइनल इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी जब हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को जोड़े हैं तो ये वैल्यू के बराबर है। क्या ये वैल्यू एच स्क्वायर के भी बराबर है? तो जी हां दोस्तों, देख लेते हैं, एच स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 और प्लस ये बनेगा 2ab, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, और ये दोनों के दोनों वैल्यू को जब आपस में देखेगा तो ये आपस में इक्वल है। और जब ये आपस में इक्वल है तो हम लोग डायरेक्टली तो बोल ही सकते हैं कि जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अगर बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, यानी ये नंबर ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट का मतलब साइन का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर, कॉस का कोफिशिएंट बेस, और ये वैल्यू हो गया हाइपोटेनियस। अब अगर आपसे tan थीटा के बारे में अगर ये बात करें तो क्या tan थीटा बराबर हम ये बोल सकते हैं क्या कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है वो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है 2a। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि नहीं कॉसेक थीटा का आंसर क्या होता, तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग को ये पता है हाइपोटेनियस अपॉन होता है परपेंडिकुलर। तो जब हाइपोटेनियस की बात करता तो हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर वाला लेंथ कौन है भाई, तो साइन का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास लिखा हुआ है एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमारा क्या पूछ चुका है, तो आपके पेपर में एसएससी मेंस 2000 शायद 2014 या 15 के पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमने इसको भी डिस्कस कर दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग आज के क्लास में जो राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी जो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम जो था उसी के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम को ही हम लोग इनडायरेक्ट रूप से क्या बोलते हैं, तो ट्रिपलेट बोलते हैं। अब ये जो ट्रिपलेट होता है वो दो तरह से होता है दोस्तों, एक ऑड नंबर से, दूसरा इवन नंबर से। तो ऑड और इवन वाले कॉन्सेप्ट को जब हम लोग समझ लिए तो उस ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट पे कैसे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किए। यहां हमने पूरे राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का जो ट्रिपलेट होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम लोग ये सारे के सारे हम लोगों ने ये क्या किया है, तो ये क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, अब आप एक चीज और समझ लीजिए, आपका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सब्जेक्टिव पेपर में हमारा क्या होता है कि हमारे सामने आंसर नहीं होता है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर लिखना होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर बात करेंगे
तो आपका आसान इसलिए हो जाता है कि आपके सामने उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो 4 ऑप्शन के भीतर ही छुपा हुआ है। आपका आईक्यू लेवल या आपका माइंड उस चीज को रीड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसी से उसको मतलब है। बाकी कौन से क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन से प्रोसेस, कौन से टेक्निक्स और ट्रिक्स का यूज किया है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। बस उसको ये मतलब है अगर हमारा आंसर ए है तो क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए पे टिक है या नहीं टिक है। अगर आंसर ऑप्शन नंबर ए पे टिक है तो आपको वो सही माना जाएगा, अन्यथा वो सारे क्वेश्चन को हम लोग गलत मानते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अंतर क्या होता है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर में हमको डिफरेंस समझना है। सब्जेक्टिव पेपर में हमको यह समझना पड़ता है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, और ऑब्जेक्टिव पेपर में हमको यह समझना होता है हाउ टू टिक द आंसर। सब्जेक्टिव में हमको सॉल्यूशन करना पड़ता था, ऑब्जेक्टिव में हमको आंसर को टिक करने की मेथड को सीखना होता है। तो जब तक आंसर को टिक करने की मेथड के लिए हम लोग इन बेसिस प्रोसेस को अगर नहीं समझेंगे, हर एक बातें को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारा एग्जामिनेशन का कुछ क्वेश्चंस समय रहते भी आपसे नहीं बन पाता है। तो इसीलिए एक एक चीज को हमको ध्यान से समझना है। जितने भी कॉन्सेप्ट की बात किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, जो लोग अगर इस सीरीज को देख रहे हैं, इससे पहले जो भी सीरीज है, वीडियो है, बेसिक लेक्चर है, उन लेक्चर्स के बारे में समझिएगा, पढ़िएगा, उस पर कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कीजिएगा, देन हम उसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाइएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आप इतना ये मानकर चलिए कि हर एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर रहा है, इसीलिए उन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो अक्सर क्लास के दौरान नहीं हो पाता है, उसी चीज को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले सीरीज में हम लोग इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। ओके, जय हिंद।